वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर 14 कंटिन्यू करेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स देखा था हमने और बायोगैस प्लांट के बारे में देखा था। फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखी थी और थर्मल पावर के बारे में भी देखा था। सो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। We saw in class 9 how unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes wind to blow. This kinetic energy of the wind can be used to do work. This energy was harnessed by windmills in the past to do mechanical work. For example, in a water lifting pump, the rotatory motion of windmill is utilized to lift water from a well. Today, wind energy is also used to generate electricity. A windmill essentially consists of structure similar to a large electric fan that is erected at some height on a rigid support. अब विंड एनर्जी की बात करें तो प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जाता रहा है। विंड, पहली बात तो प्रोड्यूस कैसे होती है? विंड प्रोड्यूस होने का जो रीज़न है वो है अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो इक्वल रूप से हीट नहीं होती है। जैसे कि वाटर जो है उसको हीट होने में टाइम लगता है और जो लैंड है वो थोड़ा जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए जब धरती गर्म हो जाती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लैंड जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर जो एयर रहती है वो एयर ऊपर उठ जाती है और नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वहीं जब सी के ऊपर देखें, वाटर के ऊपर देखें, तो ओशन के ऊपर वहाँ पर अभी पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। इसलिए जो हीटिंग है वो ना होने की वजह से जो एयर है वो वहाँ पर वैसे की वैसी ही रहती है। तो पृथ्वी पे एयर जो है वो लैंड की तरफ मूवमेंट कर देती है शुरू। जैसे कि आप देखें यहाँ पर एग्जांपल में, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि सपोज दिस इज़ द लैंड एंड दिस इज़ सी। अब सी में क्या होता है, जब यहाँ पे हीट होने की वजह से मतलब बहुत टाइम लगता है हीट होने में, तो यहाँ पर एयर वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ जो है हीटिंग की वजह से एयर जो है नीचे से लिफ्ट होकर ऊपर चली जाती है और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो एयर जो है, एयर का मूवमेंट जो है इस तरफ से इस तरफ रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली विंड ब्लोज, इसी के कारण हवा जो है वो चलती है। अब इस एनर्जी का उपयोग अलग अलग तरीके से प्राचीन समय से किया जाता रहा है। जैसे कि पुराने समय में लोग जो हैं इसका उपयोग करके, जैसे बड़े से जो ये ब्लेड्स रहते हैं फ़ैन के, अब ये जब रोटेट होगा तो इसी का कनेक्शन कहीं नीचे जो वाटर निकालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार इस तरह का गोल ही एक रहता है सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें यहाँ पर बकेट्स वगैरह लगी होती हैं। तो वो बकेट्स जो है मूव होती हैं और उनके मूवमेंट के साथ ही पानी जो है नीचे से निकल के ऊपर आता रहता है। तो इस प्रकार के पहले भी सेटअप्स किए जाते थे मैकेनिकल वर्क करने के लिए। आजकल भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा ये फॉरवर्ड यानी कि टेक्नोलॉजिकल वे में थोड़ा सा एडवांस्ड हो चुका है। क्योंकि आज आप देखते हैं जगह जगह पर आपको विंड मिल्स दिखाई देती हैं। हम जब इधर से कभी भी हम सी शोर की तरफ निकलते हैं, स्पेशली गुजरात में हम देखें तो मांडवी की तरफ निकलते हैं, तो हमें काफ़ी सारी विंड मिल्स दिखाई देती हैं। तो विंड मिल क्या करती है? ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें बड़े से फ़ैन होते हैं, जिसका में भी आपने कभी ट्रक्स पे लोडेड भी देखे होंगे, तो बहुत ही लंबे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ऐसा देखने में उनको जितने छोटे यहाँ दिखाई देते हैं वो नहीं, काफ़ी लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। इनको एक लंबे से एक एरेक्टेड स्ट्रक्चर पे इसको हाइट पे लगा दिया जाता है और हवा के आने से ये घूमने लगता है ब्लेड। अब ब्लेड के घूमने से क्या होता है? To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind energy farm. The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get electricity on a commercial scale. अब आपने इस तरह के सेटअप गुजरात के अंदर तो काफ़ी देखे होंगे, सी शोर पे बहुत सारे। तो इस तरह का जो सेटअप किया जाता है इसमें, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्टीम से एनर्जी प्रोड्यूस की गई थी, जैसे मैं कुकर वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे यहाँ पर ये जो विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स जब रोटेट होते हैं तो नीचे टरबाइन लगाई जाती है और टरबाइन मूव होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जो एक विंड मिल के द्वारा वो इतनी कम होती है कि उसको आप कमर्शियल यूज़ उसका नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसीलिए यूज़ किया जाता है बहुत सारी विंड मिल्स को, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारी विंड मिल्स लगा दी जाती हैं ताकि हवा के प्रभाव से उनके बीच में जो रोटेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो ज़्यादा विंड मिल्स होने की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसको ऑल टुगेदर हम लोग कमर्शियल यूज़ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर जब काफ़ी सारी विंड मिल्स लगा दी जाती है तो उसको विंड फार्म भी कहा जाता है, विंड एनर्जी फार्म या फिर विंड फार्म भी उसको कहा जाता है।
Wind energy is an environment friendly and efficient source of renewable energy. It requires no recurring expenses for the production of electricity, but there are many limitations in harnessing wind energy. Firstly, wind energy farms can be established only at places where wind blows from the greater part of a year. The wind speed should also be higher than 15 km per hour to maintain the required speed of the turbine. Furthermore, there should be some backup facilities like storage cells to take care of the energy needs during a period when there is no wind. Establishment of wind energy farms require large area of land. For a 1 megawatt generator, the farm needs about 2 hectares of land. The initial cost of establishment of a farm is quite high. Moreover, since the tar and blades are exposed to the vagaries of nature, sun, rain, storm and cyclone, they need a high level of maintenance. तो यहाँ पर विंड एनर्जी फार्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है फॉसिल फ्यूल या कुछ भी यूज़ नहीं होता, तो इट इज़ टोटली इको फ्रेंडली। इसके बावजूद इट इज़ रिन्यूएबल ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर आप अगर एक बार आपने सेटअप कर दिया तो उसके बाद कंटिन्यूसली आपको एनर्जी मिलती रहेगी। सो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं डालना है हमको कि हर बार हमें फ्यूल डालना है फिर एनर्जी जनरेट होगी, ऐसा भी नहीं है। सो इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके बावजूद इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं, यानी कि इसको बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें पहली बात ये कि विंड फार्म जो है उनको उन्हीं जगहों पे लगाया जा सकता है जहाँ पर हवा ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होती है वहाँ पर इसको नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए विंड एनर्जी फार्म जो है वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं सी शोर्स के ऊपर, यानी कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर। तो पहला ये। दूसरा, यहाँ पर विंड स्पीड शुड बी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर कि बैकअप फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप सिर्फ विंड फार्म पे आधारित रहकर किसी भी एरिया को सप्लाई नहीं कर सकते हैं बिजली, तो वहाँ पर आपको बैकअप फैसिलिटी चाहिए, यानी कि स्टोरेज सेल होने चाहिए जहाँ पर आप एनर्जी स्टोर कर सकें, और जब एनर्जी की कमी हो, यानी कि विंड सपोज नहीं है, उस समय आप इसको यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, लैंड चाहिए। कहा जाता है कि 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एरिया है। इसके साथ साथ इसको लगाने में पैसा भी बहुत लगता है स्टार्टिंग में, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में बहुत होती है, बाद में भले ना लगे लेकिन होता है। इसके अलावा जो टावर्स आपने देखे होंगे, जो विंड मिल्स जो होती हैं वो धूप में खड़ी रहती हैं, जिसपे बारिश का, सन का, इवन स्टॉर्म और साइक्लोन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस कारण से इनको हाई मेंटेनेंस चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि विंड एनर्जी फार्म्स जो हैं जिनका उपयोग किया तो जाता है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी ये रहता है। Now next we will be studying about alternative or non-conventional sources of energy. With technological progress, our demand for energy increases day by day. Our lifestyles are also changing. We use machines to do more and more of our tasks. Our basic requirements are also increasing as industrialization improves our living standards. यानी कि हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। आप सिंपली देख सकते हैं कि पहले घरों के अंदर हम लोग मतलब फैंस वगैरह ही ऑन करते थे, लेकिन अभी देखिए गर्मी बढ़ने के साथ साथ घरों में अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग फैंस, पहले सब लोग एक ही जगह बैठे होते थे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम थी। अभी लगभग हर एक बच्चा जो है उसका अलग रूम है, तो बिकॉज ऑफ दैट तो फैन की संख्या बढ़ गई है, एसीज़ की संख्या बढ़ गई है, टेलीविज़न लग गए हैं घरों में, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और घरों में गाड़ियों की बात करें तो पर्सनल व्हीकल्स हैं सबके पास। तो बिकॉज ऑफ दैट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वो बढ़ गई है, और इसमें एक जो सबसे बड़ा हाथ रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ाने का वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। एज आर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. We could develop the technology to use the available or known sources of energy more efficiently and also look to new sources of energy. हम एनर्जी की डिमांड जो बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेज चाहिए, तो हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उसी को हम और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और नए सोर्सेज की तरफ ध्यान दे पाएँ। यानी कि हमें नए सोर्सेज बढ़ाने होंगे कि हमें नए नए सोर्सेज की कहाँ से हमको एनर्जी मिल सके, और जो पुराने सोर्सेज हमारे पास हैं, नोन हैं, उनको हम इस प्रकार से यूज़ करें कि कम से
कम खर्चा करके, मतलब उसका उपयोग कम से कम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें. Any new source of energy we seek to exploit would need specific devices developed with that source in mind. We shall now look at some of the latest sources of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that source. तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूसली हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे सोर्सेज को डेवलप कर सकें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके. तो ऐसे कुछ सोर्सेज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. तो पहला जो सोर्स है जिसको हम बिना समाप्त किए, बिना ख़त्म किए उपयोग कर सकते हैं फॉर एवर, एंड दैट थिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टडिंग अबाउट सोलर एनर्जी. सूर्य से मिलने वाली जो प्रकाश है हमें, उससे जो हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं उसके बारे में. The sun has been radiating an enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at the rate for about 5 billion years more. सूर्य जो है वो जो एनर्जी, जो प्रकाश हमें दे रहा है वो लगभग 5 बिलियन साल पहले से मिलता रहा है और आने वाले 5 बिलियन साल तक हमको मिलता रहेगा. तो यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत समय तक हमारे पास रहने वाला है. Only a small part of solar energy reaches the outer layer of the Earth's atmosphere. Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reaches the Earth's surface. अब जो अर्थ का सरफेस जो है हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से पास होकर बहुत ही कम मात्रा में जो एनर्जी है वो पृथ्वी पर पहुंच सकती है. यानी कि ज़्यादातर एनर्जी को ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. A black surface absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical conditions. Solar cooker and solar water heater use this property in their working. Some solar cookers achieve a higher temperature by using mirrors to focus the rays of the sun. Solar cookers are covered with a glass plate. Recall what we have learned about the greenhouse effect. अब यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि जो डार्क कलर्स होते हैं, डार्क सरफेस होते हैं, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट सरफेस होते हैं उनमें हीट कम. फॉर एग्जांपल आपको अगर आपने देखा होगा कि जब हम गर्मियों के दिनों में कपड़ों का जो चयन करते हैं, कपड़ों को जो चूज़ करते हैं वो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं. तो गर्मियों के अंदर हमारे पास लाइट कलर्ड क्लोथ्स होने का रीज़न यही होता है कि लाइट कपड़े जो होते हैं वो सूरज के प्रकाश को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए गर्मी कम लगती है. आप गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहन के जाइए, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर पहनिए तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी देगा. लेकिन अगर आप सर्दी के दिनों में ये पहनते हैं डार्क कपड़े तो उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म रहती है. तो इसी प्रिंसिपल पर हमारे सोलर कुकर्स और सोलर वाटर हीटर्स भी काम करते हैं. सोलर कुकर्स जो होते हैं कभी कभी तो उनके अंदर हायर टेम्परेचर गेन करने के लिए मिरर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर, कि कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जो कि सूर्य की किरणों को एक ही जगह पर फोकस करवाते हैं. जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पेपर के ऊपर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर एक जगह पर फोकस करवाते हैं सन की किरणों को और वो पेपर जलने लगता है. तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं. तो ये जो ऐसे सरफेसेस रहते हैं उनके अंदर हम मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके. अब सोलर वाटर हीटर जो है उसको इस प्रकार का उसका सेटअप होता है. आप यहाँ देख सकते हैं ये मिरर रहता है जिसके ऊपर सूरज की किरणें जब ऊपर से आती हैं तो वो सब इस पर टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुँचती है. कहाँ पर पहुँचती है? सीधा खाने के ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं. अब ये जो अंदर से आप देख रहे हैं बॉक्स पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक इसीलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके. और इसके ऊपर आप देख रहे हैं इट इज़ ब्लू कलर का, ये एक ग्लास की शीट है, यानी कि कांच इसके ऊपर लगाया जाता है. कांच का एक ढक्कन बोल सकते हो आप, कांच की एक लिड है, ढक्कन है जो उसको बंद रखता है. तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आप जानते हैं वो उसी के आधार पर ही काम करता है. सूर्य की किरणें आती हैं, मिरर से टकराती हैं बहुत सारी, और टकराने के बाद वो इस सरफेस के अंदर चली जाती है नीचे की तरफ. और यहाँ पर ब्लैक होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है. और ऊपर ये ढक्कन होने की वजह से इनको एस्केप होने में मदद नहीं मिलती है. ऊपर ढक्कन है, इस वजह से ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर ही और बाहर नहीं निकल पाती है. और ज़्यादा गर्मी के कारण ये खाना हमारा पक जाता है. तो हमने सोलर वाटर हीटर के बारे, सोलर कुकर के बारे में देखा. वैसे ही हम देखेंगे आगे. It is easy to see that these devices are useful only at certain times during the day. This limitation of using solar energy is overcome by using solar cells that convert solar energy into electricity.
A typical cell develops about 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to the sun. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel that can deliver enough electricity for practical use. अब यहाँ पर हम सोलर सेल के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे थे, सोलर सेल पैनल। तो सोलर सेल जो रहता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब एक जो सेल होता है टिपिकली वो 0.5 से 1 वॉट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसको जब डायरेक्टली हम सन के संपर्क में लाते हैं तो अगर हम बहुत सारे सेल्स को ऐसे कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो एक सोलर सेल पैनल बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ सोलर सेल पैनल जो है, इसके अंदर एक सेल नहीं, इसमें बहुत सारे सेल हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सोलर सेल पैनल, और इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है जब हम यूज़ करना चाहें तब। तो आजकल जो ये चीज़ें, तो आजकल आपने काफ़ी देखी होंगी, ये पोस्ट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं सोलर सेल पैनल है, और नीचे जो है यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यानी कि लाइट लगी हुई है। तो जब ये चार्ज हो जाता है पूरे दिन में और शाम को ये जलने लगती है। तो यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं, ये दिस इज में भी ये हमारा एनर्जी स्टोर करने वाला सेल होगा। तो यहाँ से जो एनर्जी बनती है वो यहाँ पर एक बैटरी के रूप में इसके अंदर जो है स्टोर हो जाती है, और फिर इससे इसको रोशनी जब ये जलती है लाइट, तब इसको यहाँ से एनर्जी मिलती है। द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस and work quite satisfactorily without the use of any focusing device। अब जैसे हमने सोलर कुकर में देखा कि हमें फोकस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि खासकर मिरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। सिंपली यहाँ पर हमें एक इस तरह का सेटअप कर देना है, फिर वेट करना है, बस ये हमेशा सूर्य की प्रकाश में चार्ज होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो इसमें ना ही कोई मूविंग पार्ट है, जैसे कि विंड मिल में देखा था घूमने वाला पार्ट, वो भी नहीं है इसमें। मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है यहाँ पर, और ये काम भी सेटिस्फैक्टरीली करता रहता है। Another advantage is that they can be set up in a remote and inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas in which laying of power transmission lines may be expensive and not commercially viable। अब ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये सोलर सेल पैनल, और ये उन एरियाज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्षम है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, या दूर दराज इलाके जहाँ पर मतलब कॉमर्शियल लेवल पे हमें नहीं सेटअप करना है, यानी खर्चा जो बचाया जा सकता है लाइंस बिछाने का, तो वहाँ पर अगर हम इस तरीके का सेटअप कर दें, सोलर पैनल्स लगाकर वहाँ पर अगर उस पर्टिकुलर कम एरिया में एनर्जी दें लोगों को, तो वो भी काफ़ी एडवांटेजियस हमारे लिए है। सिलिकॉन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज़ अबंडेंट इन नेचर, but availability of the special grade silicon for making solar cells is limited। अब इसमें सोलर सेल्स को बनाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जिस एलिमेंट का, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन वैसे तो हमारे पास बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन जिस सिलिकॉन से सोलर सेल्स बनाए जाते हैं वो स्पेशल तरह का होता है। वो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन है, वो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। The entire process of manufacture is still very expensive। Silver used for interconnection of the cells in the panel further adds to the cost। अब इसके बावजूद, यानी कि सिलिकॉन भारी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन कम है, इस वजह से जो ये सेटअप करने में हमें काफ़ी खर्चा भी बढ़ जाता है, और इसको खर्चे को और ज़्यादा खर्चीला बना देता है हमारा सिल्वर का यूजेज, यानी कि चांदी का उपयोग किया जाता है सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए, पैनल्स को, तो इससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications। अब इसका कोस्ट हाई है, एफिशिएंसी कम है, इसके बावजूद इसका उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा पे किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ऑल्दो यहाँ पर एफिशिएंसी लो है, कोस्ट हाई है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग उन जगहों पे हम कर सकते हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूस एनर्जी अपनी तरफ से नहीं पहुँचा सकते। जैसे कि आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें, स्पेस में जो हम लोग भेजते हैं रोबोट्स वगैरह, उनमें अगर बात करें तो वहाँ पर स्पेस जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए काम करते रहने के लिए। अब एनर्जी हम यहाँ से कैसे प्रोड्यूस करेंगे और कहाँ पहुँचाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर सोलर सेल्स इनके अंदर लगाए जाते हैं, और सोलर सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते रहते हैं और चलते हैं। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशंस इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल। तो
वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम होता है या टीवी रिले स्टेशन होते हैं जहाँ से टेलीविज़न के कार्यक्रम आप देखते हैं रिले किए जाते हैं, वहाँ पर दूर दराज इलाकों में सोलर सेल पैनल्स का ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इसका यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स के अंदर तो तब से हो रहा है इसका यूज़, और बहुत सारे टॉयज़ भी ऐसे आ गए हैं जो कि सोलर सेल से चार्ज होकर खुद ब खुद काम करते हैं। आजकल घड़ियाँ भी ऐसी रहती हैं काफ़ी। द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन अ स्पेशली डिजाइन इंक्लाइन रूफ टॉप so that more solar energy is incident over it. This domestic use of solar cells is however limited due to high cost. आपने देखा होगा घरों की छतों पर इस प्रकार से थोड़ा इंक्लाइन फॉर्म में बड़े बड़े इतने शीट्स लगे होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में सोलर सेल्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रेडिएशंस पहुंच सके, इसीलिए इसको इंक्लाइन लगाया जाता है। अगर वो सीधा होगा तो जो रेडिएशन है वो थोड़ी कम आएंगी, लेकिन ये हायर कॉस्ट की आजकल खैर काफ़ी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें और एनर्जी को सेव किया जा सके, लेकिन इसका कॉस्ट काफ़ी हाई और मेंटेनेंस भी काफ़ी रहता है, इसलिए इसका उपयोग कम स्केल पे भी किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में, जो कि सी से मिलने वाली एनर्जी है। तो सी से, समुद्र से मिलने वाली एनर्जीज में पहला हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून on the spinning earth, the level of water in the sea rises and falls. If you live near the sea or ever travel to some place near the sea, try and observe how the sea level changes during the day. This phenomenon is called low and high tides, and the difference in sea levels gives us tidal energy. Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. A turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity. As you guess, the locations where such dams can be built are limited. अब टाइडल एनर्जी का प्रयोग कैसे किया जाता है? अब ऐसी जगह आपने, अब जब भी सी पे गए हो तो आपने देखा होगा समंदर का पानी जो है वो रात के समय आगे आ जाता है और दिन के समय वो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो इसी को हाई टाइड और लो टाइड कहा जाता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। अर्थ के ऊपर जो मून की ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव रहता है उसी कारण से ऐसा होता है, और इसी का उपयोग किया जाता है टाइडल एनर्जी पैदा करने के लिए। यानी कि क्या किया जाता है, टाइडल एनर्जी जो है सी का लेवल बढ़ने घटने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी को डैम बनाकर स्टोर किया जाता है, यानी कि डैम्स बना दिए जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पर नैरो ओपनिंग्स हम कह सकते हैं, यानी कि सकरी जगह जहाँ पर ओपनिंग मतलब जगह कम जगह हो बीच में, ऐसी जगहों पर डैम्स बना दिए जाते हैं ताकि इजीली उसको यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पर टाइडल एनर्जी जो है उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पानी जब इस तरफ आ जाता है तो इससे इसको इस डैम में स्टोर कर लिया जाता है और उस डैम के माध्यम से एनर्जी पैदा की जाती है। और सी का वाटर है वो तो आपको पता है कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं, तो इस तरीके से जो एनर्जी पैदा होती है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें नैरो ओपनिंग जहाँ पर हम डैम बना सकें ऐसी लोकेशंस भी तो हमारे पास होनी चाहिए, तो ऐसी लोकेशंस काफ़ी कम रहती हैं, इस कारण से टाइडल एनर्जी का उपयोग काफ़ी लिमिटेड जगहों पे हम कर सकते हैं। आगे है वेव एनर्जी। Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity. The waves are generated by strong wind blowing across the sea. Wave energy would be a viable proposition only where waves are very strong. A wave variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity. आपने देखा होगा समंदर के अंदर लहरें जो उठती रहती हैं वो कंटिन्यूस, यानी कि पहले आगे जाती हैं फिर पीछे आती हैं, तो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है वेव्स का, इसका उपयोग करके भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं जो कि टरबाइन से कनेक्ट कर दी जाती हैं ताकि कंटिन्यूस मूवमेंट जो है वेव्स का, उसके मूवमेंट के कारण टरबाइन रोटेट हो और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। इसको हम कहते हैं वेव एनर्जी। अब ओशन थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। The water at the surface of the sea or ocean is heated by the sun, while the water in the deeper section is relatively cold. This difference in the temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. This plant can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at the depth is up to 2 km is 20 degrees Celsius or more. The warm surface water is used to boil a volatile liquid called ammonia.
The vapors of liquid are then used to run the turbine of generator. The cold water from the depth of the ocean is pumped up and condensed vapor again to liquid. The energy potential from the sea is quite large, but efficient commercial exploitation is difficult. अब ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो कैसे बनती है, तो आपको पता है समंदर का जो ऊपरी सतह रहती है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट रहता है वो सूरज की रोशनी पाकर ऊपर का पानी गर्म हो जाता है थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे वाले से, और जो समंदर के नीचे का पार्ट जो होता है अप्रॉक्सीमेट इसमें कहा जाता है कि 2 किलोमीटर का डिफरेंस चाहिए, यानी कि ऊपर अगर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो उससे 2 किलोमीटर नीचे का टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो होता क्या आगे, अब ऊपर का जो सरफेस रहता है उस गर्म पानी का उपयोग किया जाता है एक सब्सटेंस जिसको आप जानते हैं लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया को जब वहाँ पर रखा जाता है, वार्म वाटर के ऊपर रखा जाता है ऊपर सरफेस के ऊपर, तो वेपर बन जाता है, और द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पर ये गर्मी की वजह से जो वेपर प्रोड्यूस होंगे, स्टीम पैदा होगी, उस स्टीम का उपयोग किया जाता है टर्बाइन को चलाने में, और टर्बाइन के मूवमेंट से आपको पता है फिर से एनर्जी पैदा होगी। तो कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पम्प्ड अप। यहाँ पर जो कोल्ड वाटर जो है, यहाँ पर देखिए टर्बाइन चलेगी और जो ठंडा पानी है नीचे से उसको ऊपर की तरफ पंप किया जाएगा, और ये वेपर जो है वो फिर से कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से देखिए सेटअप किया जाता है कि ऊपर से अमोनिया से जो गर्मी पैदा होती है, जो वेपर पैदा होता है, उसका उपयोग करके डेप्थ के जो पानी को, ठंडे पानी को ऊपर लाया जाता है, और इस तरीके से ये ठंडा पानी के कांटेक्ट में जब ये वेपर आएगा तो फिर से कंडेंस हो जाएगा और फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो इस प्रकार से एनर्जी पैदा की जाती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी ऑफ ओशन या फिर ओशनिक थर्मल एनर्जी। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी इज़ क्वाइट लार्ज। यहाँ पर आपको पता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल सकती है सी से, बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इज़ डिफिकल्ट। लेकिन इसको हम कमर्शियल वे में कन्वर्ट कर सकें ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस रहता है, कि जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। आगे हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, मोल्टन रॉक्स formed in the deeper hot regions of Earth's crust are pushed upward and trapped in certain regions called hotspots. When underground water comes in contact with the hotspot, steam is generated. Sometimes hot water from that region finds outlet at the surface. Such outlets are known as hot springs. The steam trapped in rocks is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. The cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. There are number of power plants based on geothermal energy operational in New Zealand and United States of America. अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है लावा है, गर्म है सब कुछ। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पे वो लावा जो है वो पृथ्वी के अंदर एक जगह पर आकर, जैसे सपोज इस जगह पर आकर वो थोड़ा ऊपर, यानी कि अंदर से ऊपर आकर इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर जब कभी अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर की वजह से पानी जो है यहाँ से जब बाहर आने लगता है इसी वेंट से, और इस गर्मी से जब वो कॉन्टैक्ट में आता है इस गर्म लावे से, तो पानी जो है स्टीम बन जाता है, और स्टीम बनकर यहाँ पर स्प्रिंग के रूप में, आपने देखा ना जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं नीचे से स्टीम निकलता है वाटर, यानी कि धुआं धुआं। आपने बहुत सारे टेलीविज़न के अंदर ऐसी जगह देखी होंगी, नेट जियो या डिस्कवरी पे, जहाँ पर पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी का फवारा छूट रहा होता है, स्टीम चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, स्टीम बन जाता है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर गर्म पानी। तो ये जो स्टीम जो बाहर आती है, अगर इस स्टीम को टरबाइन से कनेक्ट कर दिया जाए और टरबाइन का मूवमेंट शुरू हो जाए इससे, जैसे हमने कुकर वाले एग्जाम्पल में देखा था हमारे, तो उस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी पैदा की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर भी लिमिटेशन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा किया जा सके, लेकिन फिर भी इसका उपयोग यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और न्यूजीलैंड में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्रोत काफ़ी देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं आगे। हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड? इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम when bombarded with low energy neutrons can be split apart into lighter nuclei. When this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual products. The fusion of an atom of uranium, for example,
produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate. The released energy can be used to produce steam and further generate electricity. अब यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे पैदा होती है? न्यूक्लियर मतलब परमाणु एनर्जी की बात की जाए, परमाणु बम तो आपने सुने होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी भी पैदा होती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी कैसे पैदा होती है? जो दो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आपको इन दोनों के अंदर जो अंतर समझाना है वो ये है कि फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना और फिजन का मतलब होता है टूटना। यानी कि जुड़ना मतलब मैंने यहाँ पे प्लस यूज़ किया और फिजन मतलब टूटना, यानी कि इसके लिए मैंने माइनस का यूज़ किया, यानी कि टूटना, बिखरना। तो न्यूक्लियर जो एटम्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये तीनों ही है ना, जो ये तीनों ही न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने वाले सोर्सेस हैं। ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर, इन तीनों में से किसी के ऊपर भी अगर हम, ये हैवी एटम्स हैं, इनके ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को जब हम बौछार की जाए, यानी ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होती है, जब उनको हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के ऊपर फेंकते हैं, बोम्बार्डमेंट करवाते हैं, इट्स ऑल न्यूक्लियर प्रोसेस, जिसको लेबोरेटरी में किया जाता है, प्रॉपर सेटअप के अंदर किया जाता है। तो जब ऐसा किया जाता है तो यूरेनियम जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उसका न्यूक्लियाई जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है। यानी कि इसको ऐसा सेटअप किया जाता है जैसे कि ये समझो कि एक थिन शीट है यूरेनियम की, तो इसके ऊपर हमने लाइट न्यूक्लियाई जो है, न्यूट्रॉन जो है, उनको जब हमने किया बोम्बार्डमेंट, तो ये जो थोरियम है या यूरेनियम है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगा। और जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ेगा तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। कितनी एनर्जी पैदा होती है ये आप देख सकते हैं कि अगर आप कार्बन यानी कि कोयले का एक एटम जलाएंगे, जितनी एनर्जी उसमें पैदा होती है उससे 10 मिलियन टाइम एनर्जी पैदा होती है यहाँ पर यूरेनियम के एक एटम से। यानी कि आप देख सकते हैं कितना गुना हो गया, 10 मिलियन गुना हो गया, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो फिर बहुत अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है और इससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। देखिए आगे, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये रिएक्टर के अंदर किया जाता है सब कुछ, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। तो उसके अंदर थोरियम का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। उसके बाद एक फ्यूजन चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन एक कंटिन्यूस एक रिएक्शन बनता रहता है, चेन बनती रहती है, जिससे एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी को कंट्रोल्ड रेट पे रखा जाता है, वरना न्यूक्लियर बॉम्ब का फटने से आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसको हम नागासाकी और हिरोशिमा में पहले ही विटनेस कर चुके हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल्ड रेट पे किया जाता है, यानी कि ऐसा ना हो कि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाए तो फिर कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। और जब एनर्जी पैदा होती है, द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, और फिर जो एनर्जी पैदा होती है उससे स्टीम पैदा की जाती है, और स्टीम जो है उससे फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा एनर्जी पैदा की जा सकती है। द मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट एंड यूज्ड फ्यूल्स। अब इसका जो मेन लिमिटेशन, मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसको स्टोर कैसे करेंगे आप। स्टोरेज, पावर जनरेशन को स्टोर करना, या फिर ये यूरेनियम वगैरह जो है बहुत ही कह सकते हैं भी हैवी एलिमेंट्स हैं, जिनको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूल हमने यूज़ कर लिया उसको डिस्पोज करना, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको डिस्पोज करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि यूरेनियम जो है वो एक बार यूज़ होने के बाद फिर भी डीके होता रहता है, सड़ता रहता है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदलता रहता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, यानी कि रेडिएशंस के रूप में। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करेंगे, तो एनवायरमेंट हमारा कंटामिनेट हो जाएगा। फर्दर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके साथ साथ कभी कभी एक्सीडेंटल न्यूक्लियर रेडिएशंस के लीकेज की भी समस्या आती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर से कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। देन द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, इसका कॉस्ट जो रहता है इसको लगाने का पावर प्लांट वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। द रिस्क
इज़ ऑल्सो वेरी हाई टू एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट कंटामिनेशन का रिस्क भी बहुत रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यूरेनियम जैसे जो पदार्थ हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इनका बहुत ही कम मात्रा में ये हमारे पास है। इस कारण से बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम इसको अगर इसी प्रकार से यूज़ करेंगे तो हम लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। Nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power stations were designed. The fundamental physics of the fission chain reaction is a nuclear weapon is similar to the physics of a controlled nuclear reactor, but the two types of devices are engineered quite differently. अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका सबसे पहला यूज़ हुआ था डिस्ट्रक्शन के लिए ही। आपको पता है बम बनाए गए थे जो, इसको हमने देखा था कि कैसे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। और यहाँ पर वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही काम करती है। तो जो रिएक्शन न्यूक्लियर वेपन के अंदर होती है वही सेम प्रिंसिपल पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करता है। बस फ़र्क ये रहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है फॉर अ पॉजिटिव पर्पस। वहीं न्यूक्लियर वेपन के तौर पे जब हम बम को गिराते हैं तो वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसके गिरने से बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपने यहाँ देखा, दिस इज़ अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें जो दो चीज़ें हैं, दो एटम्स वो कंबाइन होकर एक एटम बनाते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर भी एनर्जी पैदा होती है, तो इस केस के अंदर भी एनर्जी बनती है। आगे हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के बारे में कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। We have studied various sources of energy in the previous sections. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other. In any given situation, the source we would choose depends on factors such as the ease of extracting energy from the source, the economics of extracting energy from the source, the efficiency of the technology available, and the environmental damage that will be caused by the using that source. अब अगर हम कोई भी सोर्स का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर किसी न किसी से तरीके से प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। अब ये प्रभाव कैसे पड़ता है वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो इसके हिसाब से ही हमें उस सोर्स को चुनना पड़ता है। जैसे कि आप आसानी से उसमें से एनर्जी निकाल सकें, सबसे पहली बात ये होती है। फिर टेक्नोलॉजी कैसी अवेलेबल है उससे हम एनर्जी निकाल सकें, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है कि नहीं ये भी ज़रूरी है। और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमारे लिए देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल्स, तो इसीलिए हमारे लिए क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन फ्यूल्स मतलब उससे एनर्जी निकालना आसान है, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको स्टोर करने की और उसको प्रॉपर्ली हैंडल करने की, और इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है CNG का। It would be more exact to say that a particular source is cleaner than the other. We have already seen that burning fossil fuels causes air pollution. फॉसिल फ्यूल को जलाने से तो पोल्यूशन होता ही है। In some cases, the actual operation of a device like the solar cell may be pollution free, but the assembly of the device would be caused some environmental damage. अब जैसे कि आपने देखा कि सोलर सेल को बनाना वैसे पोल्यूशन फ्री है, लेकिन इसको बनाते वक्त एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। Research continues in these areas to produce longer lasting devices that will cause less damage throughout their life. अब इसके ऊपर भी रिसर्च जारी है कि ऐसे डिवाइसेस बनाई जा सकें जो कि कम डैमेज करें और लंबे समय तक हमारे पास टिक सकें। अब इसमें हम सबसे पहले आगे देखते हैं हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। वी सॉ अर्लियर दैट वी कैनॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर मच लॉन्गर। Such sources that will get depleted someday are said to be exhaustible sources or non-renewable source of energy. On the other hand, if we manage biomass by replacing the trees we cut down for firewood, we can be assured of a constant energy supply at a particular rate. Such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy. ऐसे सोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं वो लंबे समय तक हमारे पास टिक नहीं सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर समय के बाद वो सब नष्ट होने वाले हैं।
तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल या फिर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान रखें कि हम पेड़ों का काटना बंद कर दें, फायरवुड का उपयोग बंद कर दें और बायोमास यानी जैसे कि हमने बायोगैस वगैरह बनाई थी, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दें, तो हम लंबे समय तक एनर्जी सोर्सेज को चला सकते हैं। तो एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज जो रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा, उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बन सकते हैं खुद ब खुद, और नॉन रिन्यूएबल वो मतलब जो दोबारा नहीं बन सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम continuing or repetitive energy currents of energy, or is stored in such large underground reservoirs that the rate of depletion of the reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की जाए तो एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास नेचुरली वे अवेलेबल हैं और ये इस वे में स्टोर्ड हैं कि इनका अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते भी रहें तो भी इनका डिप्लीशन रेट इतना कम होगा कि प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं दिस इज़ नेग्लिजिबल। जैसे कि आप सी वाटर की बात करें, जैसे हमने देखा था अभी जो पीछे एनर्जी बनाने को, सोलर एनर्जी के बाद हमने देखा था टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो ये एनर्जी वो है जो डिप्लीट होगी ही नहीं, यानी कि डिप्लीशन तो होता है बट इट इज़ ऑलमोस्ट एट नेग्लिजिबल रेट। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नज़रअंदाज करने योग्य, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, तो जब इस प्रकार से अगर डिप्लीशन हो भी रहा है तो दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिप्लीट तो हो रहा है लेकिन एट अ नेग्लिजिबल रेट। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी हद तक सेफ रहेगा क्योंकि ये डिप्लीट होंगे लेकिन एट अ नेग्लिजिबल रेट, यानी कि ये होते दिखेंगे नहीं हमको कि हो रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो ऐसे सोर्सेज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम लंबे समय तक एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। तो ये चैप्टर जो था हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वो समाप्त होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, उनका उपयोग हम किस प्रकार से करें ताकि वो लंबे समय तक हमारे पास चलते रहें। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना, हमने अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी।